चार्ल्स थॉमस मंगर, जो अमेरिकी व्यापार और परोपकार के क्षेत्र में एक प्रमुख हस्ती थे, ने कॉरपोरेट दुनिया में अमिट छाप छोड़ी। बर्कशायर हैथवे के वाइस चेयरमैन के रूप में उन्होंने वॉरेन बफेट के साथ मिलकर इस समूह को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें बफेट के सबसे करीबी सहयोगी और बर्कशायर हैथवे के आधुनिक व्यापार दर्शन के वास्तुकार के रूप में पहचाना गया। अपनी मृत्यु के समय मंगर की अनुमानित संपत्ति 2 अरब 600 करोड़ थी और वे दुनिया के 1182वें सबसे अमीर व्यक्ति थे। बर्कशायर हैथवे तक सीमित नहीं था। वे मंगर, टोल्स एंड ओल्सन नामक एक प्रसिद्ध लॉ फर्म के संस्थापक साझेदार थे, जो अपनी उत्कृष्ट कानूनी सलाह के लिए जानी जाती है। इसके अतिरिक्त मंगर ने 1984 से 2011 तक लगभग 3 दशकों तक वेस्को फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के चेयरमैन के रूप में सेवा दी और कंपनी की वृद्धि और सफलता में योगदान दिया। मंगर की नेतृत्व क्षमता दिल्ली जर्नल कॉरपोरेशन के चेयरमैन और कॉस्टको होलसेल कॉरपोरेशन के निदेशक के रूप में उनके योगदान में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उनके मार्गदर्शन में इन कंपनियों ने जटिल कारोबारी परिस्थितियों का सामना करते हुए स्थायी विकास और शेयरधारकों के लिए मूल्य सृजन किया। चार्ल्स थॉमस मंगर के प्रारंभिक जीवन और सैन्य सेवा ने उनके शानदार कारोबारी और परोपकारी करियर की नींव रखी। 1 जनवरी 1924 को ओमाहा, नेब्रास्का में जन्मे मंगर का पालन पोषण एक कानूनी पृष्ठभूमि वाले परिवार में हुआ। उनके पिता अल्फ्रेड केस मंगर एक वकील थे और उनके दादा थॉमस चार्ल्स मंगर एक राज्य प्रतिनिधि और बाद में अमेरिका के जिला न्यायालय के न्यायाधीश थे। प्रारंभिक जीवन में ही कानूनी पेशे और वाणिज्य के संपर्क ने उनके भविष्य की दिशा तय की। किशोरावस्था में मंगर ने बफेट एंड सन्स नामक एक किराने की दुकान में काम किया, जो वॉरेन बफेट के दादा के स्वामित्व में थी। इस अनुभव से उन्हें वाणिज्य और उद्यमशीलता की व्यावहारिक समझ मिली, जो आगे चलकर उनकी सफलता की आधारशिला बनी। 1943 में अपने 19वें जन्मदिन के तुरंत बाद मंगर ने अमेरिकी सेना की वायुसेना कोर में भर्ती ली। उन्होंने विशेष योग्यता दिखाई और सेकंड लेफ्टिनेंट की रैंक प्राप्त की। सेना के सामान्य वर्गीकरण परीक्षण में उच्च अंक प्राप्त करने के कारण उन्हें कैलिफोर्निया के पासाडेना स्थित कैलटेक में मौसम विज्ञान पढ़ने के लिए भेजा गया। यह शैक्षणिक अवसर उनके कैलिफोर्निया से जुड़ाव की शुरुआत बना, जहां उन्होंने बाद में अपना निजी और व्यावसायिक जीवन बसाया। चार्ल्स थॉमस मंगर की शिक्षा यात्रा और व्यापार के प्रति उनका दृष्टिकोण उनकी असाधारण बुद्धिमत्ता और रणनीतिक क्षमता को दर्शाता है। जीआई बिल के तहत मिले अवसरों का उपयोग करते हुए मंगर ने कई विश्वविद्यालयों से उच्च शिक्षा प्राप्त की। हालांकि शुरू में हार्वर्ड लॉ स्कूल में स्नातक डिग्री के अभाव में उन्हें अस्वीकृति मिली, लेकिन रोस्को पाउंड जैसे प्रभावशाली व्यक्तियों के समर्थन से उन्हें प्रवेश मिला और उन्होंने 1948 में हार्वर्ड लॉ स्कूल से जेडी डिग्री मैग्ना कम लाउडे के साथ प्राप्त की। कॉलेज और सेना में बिताए समय ने मंगर को एक महत्वपूर्ण कौशल सिखाया, ताश का खेल। उन्होंने व्यापार और ताश के खेल में समानता पहचानी, खासकर अवसरों को भांपने और जोखिम के प्रबंधन में। वे कहते थे कि यदि संभावना आपके खिलाफ हो तो जल्द ही हार मान लेना बेहतर है। यही उनकी व्यापार रणनीति का मूल था। उन्होंने निवेश के क्षेत्र में भी पारंपरिक मान्यताओं को ठुकराकर एक विवेकपूर्ण और अनुशासित दृष्टिकोण अपनाया। मंगर ने चेतावनी दी कि शेयरों को बेसबॉल कार्ड की तरह न देखें, क्योंकि बाजार में मानव व्यवहार का पूर्वानुमान लगाना कठिन है। वे दीर्घकालिक संभावनाओं और आंतरिक मूल्य पर ध्यान केंद्रित करने के पक्षधर थे। चार्ल्स थॉमस मंगर का कानून से निवेश प्रबंधन की ओर रुख उनके करियर में निर्णायक मोड़ साबित हुआ और इससे उन्हें स्थायी साझेदारियां और वित्तीय दुनिया में बड़ी सफलता मिली। कैलिफोर्निया में स्थानांतरित होकर राइट एंड गैरेट नामक लॉ फर्म में कानून का अभ्यास करने के बाद मंगर ने 1962 में मंगर, टोल्स एंड ओल्सन एलएलपी की स्थापना की और रियल एस्टेट कानून पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि निवेश के प्रति उनके जुनून ने उन्हें कानून से हटकर पूंजी प्रबंधन की ओर बढ़ने को प्रेरित किया। रियल एस्टेट डेवलपमेंट में ओटिस बूथ के साथ उनकी भागीदारी ने वॉरेन बफेट के साथ उनकी साझेदारी की नींव रखी। ओमाहा क्लब में एक दोपहर के भोजन पर हुई मुलाकात ने दोनों के बीच निवेश के प्रति साझा दृष्टिकोण को उजागर किया। 1962 में मंगर ने जैक व्हीलर के साथ मिलकर व्हीलर, मंगर एंड कंपनी नामक एक निवेश फर्म बनाई, जो पैसिफिक कोस्ट स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध थी। इस साझेदारी ने उत्कृष्ट वार्षिक रिटर्न दर्ज किए, जो बाजार औसत से बेहतर थे। मंगर की यह साझेदारी उनकी निवेश क्षमता को दर्शाती है
और वॉरेन बफेट के साथ उनकी दीर्घकालिक साझेदारी की पृष्ठभूमि तैयार करती है। दोनों की समान निवेश फिलॉसफी और पारस्परिक सम्मान ने उनके संबंधों को मजबूत बनाया। चार्ल्स थॉमस मंगर ने वेस्को फाइनेंशियल कॉरपोरेशन और डेली जर्नल कॉरपोरेशन के चेयरमैन के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इन कंपनियों की वृद्धि और निवेश रणनीतियों को आकार दिया। वेस्को फाइनेंशियल कॉरपोरेशन में मंगर का कार्यकाल बर्कशायर हैथवे की सहायक कंपनी के रूप में विवादों से घिरा रहा। आरोप लगे कि बफेट की कंपनी ब्लू चिप ने वेस्को शेयरों को अधिग्रहित कर फाइनेंशियल कॉर्प के साथ प्रस्तावित विलय को विफल किया। इसके बावजूद वेस्को ने विविध व्यवसायों में निवेश किया, जैसे प्रिसिशन स्टील कॉर्प से लेकर सीओ आर्ट फर्नीचर लीजिंग तक। मंगर ने चयनित शेयरों में गहन समझ और लंबी अवधि की रणनीति को प्राथमिकता दी। कैलिफोर्निया में स्थित वेस्को फाइनेंशियल मंगर के निजी और व्यावसायिक जीवन से गहराई से जुड़ा था। बर्कशायर हैथवे की वार्षिक बैठकों के बाद वेस्को की बैठकों में भी निवेशकों को ओमाहा जैसी ही व्यावहारिक जानकारी मिलती थी। मंगर के व्याख्यानों और बेंजामिन फ्रैंकलिन जैसे विचारों की कल्पना ने इन बैठकों को विशेष बना दिया। डेली जर्नल कॉरपोरेशन के चेयरमैन के रूप में मंगर का प्रभाव केवल वित्त तक सीमित नहीं था। जैसे जैसे वेस्को की वार्षिक बैठकें लोकप्रिय होती गईं, उधर डेली जर्नल की भी मांग बढ़ी। इन बैठकों में मंगर के भाषण निवेशकों और व्यापक समुदाय को मूल्यवान दृष्टिकोण प्रदान करते थे। वेस्को और डेली जर्नल में मंगर का नेतृत्व रणनीतिक निवेश दृष्टिकोण और शेयर धारकों से प्रभावशाली संवाद के लिए याद किया जाएगा। उनका केंद्रित पोर्टफोलियो दर्शन आज भी निवेश की दुनिया को प्रेरित करता है। भाषणों और पुअर चार्लीज अल्मनैक, द विट एंड विजडम ऑफ चार्ल्स टी मंगर पुस्तक में मंगर ने वर्ल्डली विजडम की अवधारणा प्रस्तुत की। इसमें विभिन्न मानसिक मॉडलों की रूपरेखा दी गई है ताकि जटिल व्यावसायिक समस्याओं को हल किया जा सके। यह विचारों का नेटवर्क सोचने और निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करने में सहायक बनता है। मंगर और वॉरेन बफेट के विचारों ने पीटर बेवेलिन की पुस्तक सीकिंग विजडम फ्रॉम डार्विन टू मंगर को गहराई से प्रभावित किया। बेवेलिन ने व्यापार, निवेश, नैतिकता और जीवन को समझने के लिए मंगर और बफेट से सीखने पर जोर दिया। मंगर की समस्या सुलझाने की शैली और नैतिकता पर जोर ने बेवेलिन को अपने दृष्टिकोण की पुनः समीक्षा करने के लिए प्रेरित किया। मंगर ने जीवन और व्यापार में उच्च नैतिक मानकों की जोरदार वकालत की। उन्होंने 2009 की वेस्को फाइनेंशियल की वार्षिक बैठक में कहा, अच्छे व्यवसाय वही हैं जो नैतिक हों। यह कथन उनके नैतिक आचरण के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हार्वर्ड वेस्टलिक स्कूल में एक साक्षात्कार के दौरान मंगर ने चार्ल्स फ्रैंकल के दर्शन से 2007 से 8 की वित्तीय संकट की व्याख्या की। फ्रैंकल की जिम्मेदारी की अवधारणा मंगर को बहुत पसंद आई। उन्होंने निर्णय निर्माताओं की जवाबदेही और नैतिकता पर जोर दिया। मंगर ने फ्रैंकल की यह बात दोहराई कि किसी भी प्रणाली की नैतिकता इस बात पर निर्भर करती है कि निर्णय लेने वाले व्यक्ति अपने कार्यों के परिणामों की जिम्मेदारी लेते हैं या नहीं। यदि कोई प्रणाली इसकी अनुमति नहीं देती तो वह अनैतिक और गैर जिम्मेदार होती है। मंगर का जीवन शैली सादगी और संतोष का प्रतीक थी। उन्होंने सफलता के बावजूद 7 दशकों तक एक साधारण कैलिफोर्निया घर में रहना चुना। विलासिता के प्रति अरुचि और भोग विलास से दूर रहकर उन्होंने यह सिद्ध किया कि सच्चा सुख सादगी में है। वे ईर्ष्या और अत्यधिक खर्च से दूर रहने की सलाह देते थे और जीवन की बुनियादी चीजों में संतोष को सर्वोपरि मानते थे। सीएनबीसी को दिए गए 2023 के अंतिम साक्षात्कार में मंगर ने अपने दीर्घकालिक सफलता का श्रेय सतर्कता और सामान्य विफलताओं से बचाव को दिया। उन्होंने बताया कि कैसे जोखिम भरे निर्णयों से बचकर उन्होंने निरंतर सफलता प्राप्त की। यह समझदारी और दूरदर्शिता उनके जीवन के प्रमुख स्तंभ रहे। मंगर ने लोलापालूजा प्रभाव शब्द गढ़ा, जो यह बताता है कि जब कई मानसिक प्रवृत्तियां एक साथ प्रभाव डालती हैं तो वे एक दूसरे को बढ़ाकर अत्यधिक परिणाम उत्पन्न कर सकती हैं। यह संयुक्त प्रभाव मानसिक मॉडलों का एक उदाहरण है जो व्यावहारिक विचलन को बढ़ाता है। 1995 में हार्वर्ड में दिए गए भाषण में मंगर ने टपरवेयर पार्टियों और नीलामी जैसे उदाहरणों से इस प्रभाव की व्याख्या की। उन्होंने बताया कि कैसे पारस्परिकता, प्रतिबद्धता और सामाजिक प्रमाण जैसी प्रवृत्तियां एक साथ लोगों के निर्णय को प्रभावित करती हैं और सामूहिक रूप से दिमागी जड़ता पैदा करती हैं, जिससे विवेकपूर्ण निर्णय प्रभावित होता है। लोलापालूजा प्रभाव का विश्लेषण करते हुए मंगर ने इन पूर्वाग्रहों और प्रवृत्तियों की अवचेतन प्रकृति को उजागर किया, जो व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों स्तरों पर कार्य करती हैं। चाहे वह सूक्ष्म आर्थिक लेन देन हो या बाजार में बुलबुले जैसे व्यापक आर्थिक घटनाक्रम, लोलापालूजा प्रभाव मानव निर्णय निर्माण की जटिलता,
और उस समय की असंगतियों को उजागर करता है जब कई मनोवैज्ञानिक कारक एक ही दिशा में एकत्र हो जाते हैं। इन गतिशीलताओं को पहचानकर और समझकर व्यक्ति संज्ञानात्मक भूलों से बच सकता है और विभिन्न संदर्भों में अधिक सूचित निर्णय ले सकता है। मंगर की परोपकारी पहलों ने विभिन्न संस्थानों पर गहरा प्रभाव छोड़ा। उनके निधन के समय मंगर की कुल संपत्ति लगभग 2 अरब 600 करोड़ आंकी गई थी, जिससे वे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन गए थे। उनकी परोपकारी गतिविधियां शिक्षा और सामुदायिक विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती थी। मंगर का मिशिगन विश्वविद्यालय के साथ गहरा संबंध था, जहां उन्होंने परिसर भर में कई पहलों का उदारतापूर्वक समर्थन किया। 2007 में उन्होंने मिशिगन लॉ स्कूल को हैचिंस हॉल एंड विलियम डब्ल्यू कुक लीगल रिसर्च बिल्डिंग जैसी महत्वपूर्ण इमारतों की लाइटिंग सुधार के लिए $3 मिलियन का दान दिया। इसके अतिरिक्त 2011 में उन्होंने लॉयर्स क्लब हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के नवीनीकरण के लिए $20 मिलियन का योगदान दिया, जिसे उनके सम्मान में चार्ल्स टी मंगर रेजिडेंसेस नाम दिया गया। ये दान उनके अपने विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सुविधाओं और छात्र अनुभवों को बेहतर बनाने के प्रति समर्पण को दर्शाते हैं। उच्च शिक्षा से आगे बढ़ते हुए मंगर और उनकी पत्नी नैन्सी ने के 12 शैक्षणिक संस्थानों का भी समर्थन किया। 1997 में उन्होंने लॉस एंजेलिस स्थित मार्लबोरो स्कूल को $1 करोड़ 88 लाख का दान दिया, जहां नैन्सी मंगर पढ़ी थी। उनका परोपकार अन्य शैक्षणिक संस्थानों तक भी फैला, जिनमें पासाडेना का पॉलिटेक्निक स्कूल और लॉस एंजेलिस YMCA शामिल हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वे विभिन्न स्तरों पर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध थे। दिसंबर 2011 में मंगर ने मिशिगन विश्वविद्यालय को बर्कशायर हैथवे क्लास ए स्टॉक के 10 शेयर दान किए। उस समय यह दान लगभग 1.2 मिलियन मूल्य का था, जिससे विश्वविद्यालय के अकादमिक और अनुसंधान संसाधनों को और मजबूती मिली। मंगर की उदारता आने वाली पीढ़ियों के छात्रों और विद्वानों को लाभ पहुंचाती रहेगी। चार्ल्स टी मंगर और उनकी दिवंगत पत्नी नैन्सी बी मंगर स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के लिए प्रमुख दाता रहे। नैन्सी मंगर स्टैनफोर्ड की पूर्व छात्रा थी और उनकी बेटी वेंडी भी इसी विश्वविद्यालय से स्नातक थी, जिससे इस संस्था से उनका गहरा संबंध था। नैन्सी और वेंडी दोनों स्टैनफोर्ड के ट्रस्टी बोर्ड की सम्मानित सदस्य रहीं, जो उनके विश्वविद्यालय के मिशन और समुदाय के प्रति समर्पण को दर्शाता है। 2023 में मंगर ने सैन मारिनो, कैलिफोर्निया में स्थित हेनरी ई हंटिंगटन लाइब्रेरी और आर्ट म्यूजियम को $40 मिलियन से अधिक मूल्य के बर्कशायर हैथवे क्लास ए शेयर दान में दिए। यह दान सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्थाओं को समर्थन देने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इससे पहले उन्होंने लगभग $33 मिलियन मूल्य के बर्कशायर स्टॉक का दान किया था, जिससे हंटिंगटन में एक नया एजुकेशन और विजिटर सेंटर बनाया गया। मंगर की उदारता म्यूजियम की सेवाओं को समृद्ध करने और आगंतुकों व शोधकर्ताओं के लिए संसाधनों की पहुंच को बढ़ाने में सहायक बनी रही। हालांकि मंगर ने अपने सहयोगी वॉरेन बफेट और बिल गेट्स द्वारा शुरू की गई द गिविंग प्लेस पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर नहीं किए थे, पर उनकी परोपकारी गतिविधियां समाज को वापस देने की उनकी प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से दर्शाती थीं। इस प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर न करने के उनके स्पष्टीकरण से यह स्पष्ट होता है कि वे पहले ही अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर चुके थे, क्योंकि उन्होंने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा पहले ही स्थानांतरित कर दिया था। उनका शिक्षा और सांस्कृतिक संस्थानों के प्रति समर्पण और पारिवारिक मूल्यों पर जोर एक स्थायी विरासत के रूप में पीछे रह गया। अप्रैल 2013 में चार्ल्स टी मंगर ने मिशिगन विश्वविद्यालय को $110 मिलियन का ऐतिहासिक दान दिया। यह विश्वविद्यालय के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा दान था, जिसे स्नातक छात्रों के लिए अंतर विषयक सहयोग को बढ़ावा देने वाले आधुनिक निवास की स्थापना में उपयोग किया गया। 2015 में खोले गए मंगर ग्रेजुएट रेजिडेंसेस विभिन्न क्षेत्रों के विद्वानों के लिए एक साथ रहने और विचारों का आदान प्रदान करने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं। यह निवास मंगर की स्वयं की अवधारणा पर आधारित था, जिसमें 600 एकल बेडरूम थे, जिनमें से अधिकांश में खिड़कियां नहीं थीं, ताकि अधिकतम छात्रों को समायोजित किया जा सके और शैक्षणिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिल सके। मंगर की परोपकारी पहलों में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, सांता बारबरा, UCSB के कैवली इंस्टीट्यूट फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स को दिया गया $65 मिलियन का योगदान भी शामिल था, जो विश्वविद्यालय के इतिहास का सबसे बड़ा दान था। यह योगदान एक विशेष निवास भवन के निर्माण में सहायक बना, जिसे मंगर ने वैज्ञानिकों के बीच सहयोग और विचार विमर्श को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया था। यह स्थान अनुसंधान और बौद्धिक विमर्श के लिए एक केंद्र बन गया।
मार्च 2016 में मंगर ने यूसीबीएसबी को $200 मिलियन का एक और दान देने की घोषणा की, जिसकी शर्त थी कि विश्वविद्यालय मंगर हॉल का निर्माण करे, एक विशेष स्नातक छात्रावास जिसका डिजाइन विवादास्पद था क्योंकि इसमें खिड़कियां नहीं थी। इस डिजाइन की आलोचना करते हुए आर्किटेक्ट डेनिस मैकफैडन ने विश्वविद्यालय की डिजाइन समीक्षा समिति से इस्तीफा दे दिया। खिड़की रहित वातावरण के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव को लेकर व्यापक विरोध हुआ, जिसके चलते यूसीबीएसबी ने अगस्त 2023 में इस परियोजना को रद्द कर दिया और मंगर ने अपना समर्थन वापस ले लिया। 1945 में कैलटेक में अध्ययन के दौरान चार्ल्स टी. मंगर ने नैन्सी हगिन्स से विवाह किया, जिनसे उनके 3 बच्चे हुए, वेंडी मंगर, मॉली मंगर और टेडी मंगर, जिनका 9 वर्ष की आयु में ल्यूकीमिया से निधन हो गया। वेंडी मंगर एक प्रतिष्ठित कॉरपोरेट वकील बनी और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और हंटिंगटन लाइब्रेरी की ट्रस्टी भी रही। मॉली मंगर एक नागरिक अधिकार वकील बनी और उन्होंने कैलिफोर्निया में सार्वजनिक शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए एक बैलेट पहल का नेतृत्व किया। नैन्सी हगिन्स से तलाक के बाद मंगर ने नैन्सी बैरी से विवाह किया, जिनसे उन्हें 4 बच्चे हुए। इसके अलावा मंगर ने 2 सौतेले बच्चों विलियम हैरोल्ड बोर्थविक और डेविड बोर्थविक को भी अपने परिवार में अपनाया। उनकी पहली पत्नी नैन्सी हगिन्स फ्रीमैन का 2002 में और दूसरी पत्नी नैन्सी बैरी मंगर का 2010 में निधन हुआ, जो मंगर के जीवन में गहरे व्यक्तिगत क्षण थे। इन कठिनाइयों के बावजूद मंगर की अपने परिवार के प्रति प्रतिबद्धता और उनकी असाधारण परोपकारी गतिविधियां एक स्थायी विरासत के रूप में विद्यमान हैं। उनके बच्चे, सौतेले बच्चे और शिक्षा व समाज के प्रति उनका योगदान आज भी लोगों को प्रेरित करता है। चार्ल्स टी. बर्नपेंथी मंगर, जो रिपब्लिकन पार्टी से जुड़े थे, पारंपरिक दलगत सीमाओं से बंधे नहीं थे। उन्होंने खुले तौर पर ऐसे विचार व्यक्त किए जो मुख्य धारा की रिपब्लिकन विचारधारा से अलग थे, जैसे कि मेडिकेयर फॉर ऑल जैसी नीतियों का समर्थन और सिंगापुर की एकल भुगतान स्वास्थ्य प्रणाली की अमेरिका की तुलना में प्रशंसा। राजनीतिक मानदंडों को चुनौती देने की उनकी इच्छा उनके व्यावहारिक समाधानों और सामाजिक कल्याण के प्रति समर्पण को दर्शाती थी। मंगर ने असाधारण साहस के साथ प्रतिकूलताओं का सामना किया। एक असफल मोतियाबिंद सर्जरी के बाद उनकी एक आंख की दृष्टि चली गई। संभावित अंधत्व की आशंका से घबराए बिना उन्होंने ब्रेल सीखना शुरू किया, जिससे उनकी समस्याओं से निपटने की सक्रिय प्रवृत्ति झलकती है। इन कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने शेष जीवन में अपनी दूसरी आंख की दृष्टि को बनाए रखा। 28 नवंबर 2023 को मंगर का निधन एक युग के अंत का प्रतीक बना, लेकिन उनकी प्रेरणा, बुद्धिमत्ता और नेतृत्व की विरासत शेष रह गई। वॉरेन बफेट सहित कई लोगों ने मंगर की बर्कशायर हैथवे और व्यापक व्यावसायिक समुदाय में उनकी अनिवार्य भूमिका के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की। मंगर का प्रभाव उनके व्यावसायिक उपलब्धियों से कहीं आगे है। उनकी प्रगतिशील नीतियों की वकालत और प्रतिकूलताओं के सामने उनका निजी साहस आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है।